Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to Life with Zobia. Here I come in front of you with a new topic, and the name of our topic is dislocation. So, before starting our video, those who are new to our channel, I request you all of you to subscribe to my channel, like my videos, and share with your friends and family, as well as you will also give suggestions me in the description box. Thank you so much. And now we are going to start our topic, and which is dislocation basically. So let's start our topic. Dislocation. What is dislocation basically? The term dislocation is basically defined as whenever the injury which occurs within a joint is known as dislocation. अब क्या हो रहा है कि अब हमारे पास कोई भी joint है, उसके ऊपर कोई इंजरी हो गई है तो it will leading to cause a dislocation basically. अब क्या होता है कि if we're going to talk about ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है, हमारा जो ह्यूमरस है वो क्या है, ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैप्यूला के अंदर क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और जब भी कोई इंजरी होगी तो अगर वो अपने उस एरिया से, अपने उस पॉइंट से जहाँ पे वो नॉर्मली इसकी पोजीशन होती है, वहां से वो मूव ऑन कर जाता है। फॉर एग्जांपल इट मे बी इंटीरियर डिसलोकेशन और मे बी पोस्टीरियर डिसलोकेशन, सो इट डिपेंड्स, ओके। और वो अपनी जगह से क्या है, जॉइंट जो है वो अपनी जगह से क्या है, हिल गया है, ठीक है। इन नॉर्मल टर्म्स वी कैन से दिस, ओके। तो दिस इज बेसिकली नॉन एज डिसलोकेशन, ठीक है। अगर डिसलोकेशन बेसिकली मतलब ये है कि दो जो बोन्स हैं, या हम कह सकते हैं एक जॉइंट जो बन रहा था वो सेपरेट अपार्ट हो गया, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली नॉन एज डिसलोकेशन। डिसलोकेशन होता है कि सेपरेशन बिटवीन अ जॉइंट सरफेस, ठीक है। अगर हम सबलक्सेशन की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबलक्सेशन जो है वो स्लाइटली जो है वो डिसलोकेशन होती है किसी भी जॉइंट के। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, here I also give example. Here the two bones which are making a joint, when separated apart from each other, this is basically known as dislocation. So here are some common sites where the dislocation normally occurs. It usually occurs at the shoulder joint, elbow joint, hip joint, as well as knee joint, and it may also be possible in fingers as well. So आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो डिसलोकेशन का अच्छे तरीके से इस पिक्चर में भी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। लेट्स होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। या दिस इज एज आई गिव यू एग्जांपल, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास क्या है, शोल्डर की क्या हो रही है, डिसलोकेशन हो रही है बेसिकली। अच्छा, अब क्या ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे जब हमारे पास किसी भी जॉइंट की या दो बोन्स जब सेपरेट अपार्ट होंगी, तो ऐसी क्या-क्या चीज़ें हमारे पास। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो बेसिकली हमारे पास डिसलोकेशन की आएँगी, वो हमारे पास यही होगा कि पेन सबसे पहले, जो भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, पेन आता है, ठीक है। पेन के बाद अब इसमें डिसलोकेशन के केस में स्वेलिंग भी देखी जाएगी, जॉइंट इंस्टेबिलिटी देखी जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है, जब वो 2 बोन्स जो एक जॉइंट बना रही थी, ठीक है, वो ही सेपरेट अपार्ट हो गई है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। डिफ़ॉर्मिटी आ गई है, उसके अलावा हमारे पास डिफ़ॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स हो गया, यानी जो जॉइंट्स हैं उनकी शेप ही चेंज हो गई है, जिस तरह उनको होना चाहिए था उस तरह प्रॉपर्ली नहीं है। दिस विल ऑल्सो ऑब्जर्व इन द केस ऑफ डिसलोकेटेड जॉइंट्स। सो अच्छा, ब्रूजेस फॉर्मेशन भी होता है। ब्रूजिंग क्या होता है कि ब्लू ब्लू एरिया होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा मूवमेंट भी लॉस हो जाएगी, क्योंकि उस बंदे को पेन ही इतना हो रहा होगा, तो वो अपनी मूवमेंट जो है वो कर ही नहीं पाएगा, और हालाँकि मूवमेंट हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि जॉइंट्स जो होते हैं वही मूवमेंट अलाउ कर रहे होते हैं, ठीक है? उनको स्टेबिलिटी वहाँ प्रोवाइड होती है। अब यहाँ पे तो इंस्टेबिलिटी है, तो वो किस तरह मूवमेंट करेगा? और दूसरी एक चीज़ है, वो पेन भी इसकी वजह है कि बंदा कहेगा कि यार मैं ऐसे कर रहा हूँ, पहले ही वो पेन में है और दोबारा मैं ऐसे करूँगा तो मुझे और पेन होगा। सो आप
now we're going to discuss about the causes behind dislocation. So मेन जो cause है वो क्या होगा? ट्रॉमा हो गया, कोई भी कार एक्सीडेंट होएगा, कोई भी फॉल हो गया, या फिर स्पोर्ट जो स्पोर्ट खेलते हैं, या हम कह सकते हैं कि खिलाड़ी जो होता है लाइक फुटबॉल प्लेयर्स हो गए और any other players, they are more prone to having dislocation as comparable to that of uh, other causes of dislocation. So yeah, एज भी हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे-जैसे एज जो है वो आपकी क्या होती है, इंक्रीज़ होती जाती है। लाइक इन द ओल्डर एज द बोन्स बिकम्स वीकर एज़ वेल एज़ दे आर डिफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेरियस अदर थिंग्स। सो जिसकी वज़ह से आपके बोन्स क्या होते हैं, वीक होना शुरू हो जाती हैं, ब्रिटल होना शुरू हो जाती हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग डिसलोकेशन। एज़ वेल एज़ इम्प्रॉपर बैलेंस, मसल वीकनेस, क्योंकि मसल जब वीक होंगे तो वो जो है प्रॉपर्ली सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे, ठीक है? जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डिसलोकेशन के चांसेस हो सकता है। मार्फन सिंड्रोम, अब मार्फन सिंड्रोम क्या होता है कि जिसमें कैप्सूल्स और लिगामेंट जो होता है ना, उनकी वीकनेस होती है। अब लिगामेंट्स हमें पता है कि बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे पास स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है? कोई भी जॉइंट्स हैं, उनके सराउंडिंग पे जो भी लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, दीज़ आर बेसिकली स्ट्रक्चर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ, एक तरीके से उनको स्टेबल रखते हैं और उनको डिसलोकेशन से बचाते हैं और इस तरह की चीज़ें। जबकि हम मार्फन सिंड्रोम में तो ऑलरेडी वीकनेस आ रही है चीज़ों की, तो किस तरह वो उसको स्टेबल रख पाएगा? सो इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन कॉजिंग डिसलोकेशन। अच्छा जी, ये आप लोग जैसे देख सकते हैं कॉज़ ऑफ़ इंजरी यहाँ पे जस्ट यही बताया गया कि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा कॉज़ करता है, ठीक है? मोटरसाइकिल्स हो गए, पेडेस्ट्रियंस हो गए, स्पोर्ट रिलेटेड, फॉल, वो सारी चीज़ें जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, अब कुछ साइन और सिम्पटम्स आ जाते हैं, जैसे हमने वही चीज़ें डिस्कस की कि पेन होएगा, ब्रूज़िंग होएगी, ठीक है? जॉइंट इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। उसके अलावा जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, मसल्स, टेंडन, लिगामेंट्स, नर्व, ब्लड वेसल्स आर आल्सो अफेक्टेड, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है कि अब क्या होगा कि कोई भी अगर जॉइंट डिस्लोकेटेड हुआ है ना, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे पास जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, वो इन्वॉल्वड हो सकते हैं, वो अफेक्टेड हो सकते हैं, उनका वियर एंड टियर हो सकता है, कोई भी नर्व कंप्रेस हो सकती है, इंजर्ड हो सकती है, ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है, तो वेरियस फैक्टर्स आर बेसिकली इन्वॉल्वड इन द केस ऑफ डिस्लोकेशन। जॉइंट डिफॉर्मिटी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इमोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट, हैमरेज हो सकता है, ठीक है? नमनेस आ सकती है, वो ये सुन हो सकता है, जब नर्व्स इन्वॉल्वड होंगी तो इट इज़ रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग नमनेस। swelling हो जाएगी, discoloration of that area will also be involved, or we can say that it is the one of the sign and symptom of the dislocation. अच्छा जी, ये तो हमने सारी चीज़ें देख ली, नमनेस होएगा, टिंगलिंग फीलिंग होएगी। अब हमें पता है नर्व अगर इन्वॉल्वड होती है, नमनेस आती है, टिंगलिंग आती है, ठीक है? और इस तरह की चीज़ें होती है, रेडिएटिंग पेन होता है, जहाँ-जहाँ नर्व सप्लाई कर रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब नर्व इन्वॉल्वड होएगी तो क्या होगी, टिंगलिंग सेंसेशन आएगी, नमनेस आएगी, पेनफुल मोशन ऑफ अफेक्टेड जॉइंट, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज़्ड होएगा, ठीक है? अब डायग्नोसिस कैसे हम कर सकते हैं? एक तो एक्स-रे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम सबको पता होगा कि एक्स-रे हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है? ताकि हम लोग डायग्नोज़ कर सकें कि हमारे पास जो बोन्स हैं उनमें क्या इश्यू आ रहा है, कोई डिस्लोकेशन हुई है, कोई सबलक्सेशन हुई है, वो इंशाल्लाह हम सबलक्सेशन पे आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे किसी दिन। तो अभी हम डिस्लोकेशन को देख रहे हैं, तो डिस्लोकेशन हमें पता है कि प्रॉपर्ली सेपरेट अ पार्ट ऑफ two bone surfaces which are basically making a joint ना। तो अब क्या है कि वो हमें क्या है कि ईज़िली हमें जो है वो एक्स-रे के ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है? एक्स-रे बेसिकली हमें क्या कन्फर्म करेगा कि डिस्लोकेशन हुई है, ठीक है? या फिर कोई बोन ब्रेक हुई है, कुछ भी हुआ है ना, तो वो तो अलग बात है। लेकिन डिस्लोकेशन का हम देख रहे हैं, तो वो हमें एक्स-रे के थ्रू इज़िली पता चल जाएगा। कहाँ से डिस्लोकेशन हुई है, कहाँ बोन ब्रोक हुई है, या कुछ भी हुआ है। एमआरआई को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वो भी हमें डिस्लोकेशन को शो करा सकता है। सीटी स्कैन जो है, वो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हम बोन के डिफेक्ट्स की एग्ज़ामिनेशन कर सकें। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या है जी, एक्स-रे है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास ये डिस्लोकेशन हमारे पास शो कर रहा है जी, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास ये भी डिस्लोकेशन शो हो रहा है, हो रही है, और ये हमारे पास किसकी हो रही है, हमारे पास नी जॉइंट की डिस्लोकेशन हो रही है बेसिकली।
अच्छा जी, अब ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अब ट्रीटमेंट जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसके केस में पेन, स्वेलिंग और ये सारी चीज़ें देखी जाएँगी। तो स्वेलिंग सबसे पहली बात आप तो ध्यान रखा करें कि स्वेलिंग जो है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग आइसिंग सजेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो हमने राइस फिनोमिना यूज़ करना है, रेस्ट, ठीक है? आइसिंग हो गया, हीटिंग हमने कर सकते हैं अगर हमारे पास स्वेलिंग नहीं है तो, ठीक है? कंट्रोल इंटरनल ब्लीडिंग, एनाल्जेसिक्स वगैरह यानी पेन किलर्स वगैरह हम उनको देंगे, सजेस्ट करेंगे। ठीक है, रिहैबिलिटेशन उनकी करेंगे, उसके अलावा रिडक्शन होता है जिसमें सर्जरी की तरफ होता है बेसिकली, ओपन रिडक्शन होता है और क्लोज़ रिडक्शन होता है, तो ये चीज़ भी इन्वॉल्व हो सकती है। अब हमारे फिज़िकल थेरेपी का क्या रोल है आखिर डिसलोकेशन में ना? तो बेसिकली हमने क्या करना है कि पेशेंट अब हमारे पास आया, हमने इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है? पेशेंट की एजुकेशन करनी है, उसको हमने मूवमेंट्स वगैरह प्रिस्क्राइब करनी है और ये सारी पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है बेसिकली हमारे पास, जो डिसलोकेशन की है। हमारे पास पेशेंट रिकवर होके आया है, ठीक है? और उसका ऑपरेट हुआ है, उसका कुछ भी जो भी उसकी ट्रीटमेंट हुआ है, उसके बाद वो हमारे पास आया है और हमने उसकी पेन मैनेजमेंट करनी है, ठीक है? तो पोस्ट ऑपरेटिव जो स्टिफनेस है उसको हमने रिड्यूस करना है, ठीक है? हमने पेशेंट को डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह सजेस्ट करनी है। जिसके थ्रू वो उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो क्या होंगी, बेटर होंगी, ठीक है? और ये बेसिकली हमारा रोल है और हमारा रोल जो है वो पोस्ट ऑपरेटिवली ही है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, उनको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ हो गए। अब इसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन फेजेज़ होती हैं। मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़, उसके अलावा मिनिमम प्रोटेक्शन फेज़ और मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज़। ठीक है। अब मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ होगी जो स्टार्टिंग में ना वो पेशेंट आएगा हमारे पास और हमने स्टार्ट में क्या करना होता है कि हमने एक मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ के फिनोमेना पे काम करना होता है। ठीक है। अब मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ बेसिकली होएगा क्या? वो ये होगा हमारे पास कि हमारे पास जो पेशेंट है हमने उसको इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिविटी नहीं करवानी। हमने जो जॉइंट अभी रिकवर हो रहा है या हीलिंग हो रही है, हीलिंग के बाद ही हम वैसे काम स्टार्ट करते हैं। या उसके अंदर भी अगर काफ़ी हद तक हीलिंग हो चुकी है तो हम कर सकते हैं। बट ये चीज़ होती है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन फ़ेज़ के अंदर हम लोग एक चीज़ तो ये देखेंगे कि हमें इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिविटी नहीं करवानी या ओवर एक्सर्शन नहीं करवानी कि हमारा पेशेंट जो है वो ठीक होने के बजाय गलत चीज़ों में चला जाए, ठीक है? मतलब खराबी आ जाए उसके अंदर, ठीक है? या फिर हमने री-इंजरी के चांसेस से बचाना है, वही बात जो मैं समझाना चाह रही थी। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर्स यूज़ करेंगे, स्लिंग्स वगैरह यूज़ करेंगे, कोल्ड कंप्रेसर्स इफ इन द केस ऑफ इन्फ्लेमेशन इज़ फाउंड, सो अच्छा जी, मॉडल प्रोटेक्शन फ़ेज़ जिसमें हम जो है वो थोड़ा-सा जो है ना स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ की तरफ भी आ जाएँगे। और इसमें हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं मतलब जो रेज़िस्टिव एक्सरसाइज़ होती हैं उनकी तरफ हमने ज़्यादा जाना है एज़ कम्पेरेबल टू जैसे हमने मैक्सिमम प्रोटेक्शन फ़ेज़ में थोड़ा-सा कम और वो कहते हैं ना कि पेशेंस रखते हुए हमने आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली-स्लोली जाना है। तो ये बस वो वाली सारी चीज़ें हैं। ठीक है? उसके अलावा हमने कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ भी करवानी है, जॉइंट मोबिलाइज़ेशन जो है वो भी हमने करवानी है। और मिनिमम प्रोटेक्शन फ़ेज़ वो होती है कि जिसमें हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करवा सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग हो गया, स्ट्रेचिंग्स भी हो सकती हैं, स्ट्रेचिंग्स हाँ, हो सकती हैं स्ट्रेचिंग्स भी क्योंकि यहाँ पे लेकिन लाइट-लाइट अगर होएगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। लाइट वेट बियरिंग होएगा, ठीक है, फेज़ 4 जो यूजुअली हमारे पास अच्छा क्या होता है कि जो हमारे पास मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ है ना ठीक है, वो जस्ट आफ्टर सर्जरी फ्यू वीक्स के बाद स्टार्ट हो जाती है। जबकि मॉडरेट प्रोटेक्शन फ़ेज़ है वो 1 मंथ्स के बाद स्टार्ट होती है और जो मिनिमम प्रोटेक्शन फ़ेज़ है वो 3 मंथ्स ले लेती है। और फ़ेज़ 4 है जिसमें रिटर्न टू ऑक्यूपेशन या स्पोर्ट जो जिस एक्टिविटी में पेशेंट इन्वॉल्व्ड है, जो वो काम करता है उस चीज़ में उसको रिटर्न करना। तो बेसिकली इट इज़ इंक्लूडेड इन फ़ेज़ 4 और ये हमारे पास क्या है 4 मंथ्स में देखा जाता है आफ्टर इंजरी। और ये रिटर्न्स टू स्पोर्ट या रिटर्न्स टू इट्स एक्टिविटी तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। हाईली लेवल एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्मेबल इन फेज़ 4 मतलब 3 महीने के बाद आफ्टर उसकी इंजरी के ना या आफ्टर उसकी सर्जरी के जो है वो या पेशेंट अपने नॉर्मल जो लाइफ प्लान है या जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसकी या नॉर्मल ऑक्यूपेशन उसकी तरफ रिटर्न कर सकता है और हैवी लिफ्टिंग जो है वो भी हम इसमें पेशेंट को करवा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ डिस्कशन अबाउट द डिस्लोकेशन ठीक है? और डिस्लोकेशन में हमने पहले क्या देखा कि किस तरह हो रही है।
फिर हम उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे आए थे, फिर हमने उसके कॉजेज़ पे डिस्कशन की थी, फिर हमने उसके साइन सिम्पटम्स को डिस्कस किया, फिर हमने उसके डायग्नोसिस को देखा एंड देन फाइनली वी आर ऑन इट्स ट्रीटमेंट। और किस तरह हमने एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट हमने ट्रीट करना है अपने पेशेंट को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इफ एनी क्वेरी then you can also ask me in the comment section, and inshallah we will meet in our next video. And don't forget to subscribe to my channel, like my videos, and share with your friends and family. And don't forget to follow my Instagram page. And that's it. May Allah bless you all, and take care. Allah Hafiz. Bye bye.